अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दिस इज़ बच्चों हमारा कंप्यूटर साइंस का अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर 1-2 और ये हमारे पास पेपर सेशन के एडिशन का आखिरी एग्जाम है जी। इसके अंदर ज़रा देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह हमसे पूछता है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अगेन सारे सवालों को हमने देखना है। कहता है a toy store gives each of the toys it sells a unique code. The codes are 3-digit hexadecimal codes. कहता है for example A4B. A computer is used to store a database of the codes. The computer has 12-bit registers. कहते हैं give the largest hexadecimal number that can be stored in 12-bit register. हमारे पास लार्जेस्ट हेक्साडेसिमल नंबर्स 12 बिट्स में। देखो 1 हेक्साडेसिमल हमें पता है इट इज इक्वल टू 4 बिट्स जी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो हैं वो आएंगे 12 बिट्स में, और 3 मैक्सिमम हेक्साडेसिमल डिजिट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, 3 एफ्स हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास ये 3 मैक्सिमम हेक्साडेसिमल वैल्यूज बनेंगी। क्योंकि हेक्साडेसिमल जो हाईएस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो एक एफ होता है जो 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो 12 बिट रजिस्टर में ऐसे हमारे पास 3 वैल्यूज बनेगी। अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे 12 बिट्स बना के देख लें कि आप सारी बिट्स को 1 कर लें और उन सारी बिट्स को आप वो ऐसे बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन अगर करें तो यहाँ से भी 15 आएगा, यहाँ से भी 15 आएगा और यहाँ से भी 15 आएगा। तो तीनों को आप वो एफ लिखेंगे। फिर कहते हैं गिव द लार्जेस्ट डेनरी नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन 12 बिट रजिस्टर। वो आप अगेन ऐसे ही करेंगे। या आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिट्स ऐसे लिस्ट आउट करेंगे और ये सारी बिट्स को 1 करेंगे ताकि इन सब को आप इस्तेमाल कर सकें। और इसके अंदर इसने कहा है कि आप बताइए कि 12 बिट रजिस्टर में लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप क्या स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास लार्जेस्ट डेनरी वैल्यू हम देखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128, दिस इज 256, दिस इज 512, दिस इज 1024 एंड दिस इज 2048 बच्चों। अब इन सारी वैल्यूज को अगर आप निकाल कर ऐड करें तो दिस इज अ सेट स्टैंडर्ड कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर करेगा इट विल बी 4095। एक 12 बिट रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4095 एज आर आंसर। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि टॉयज हैव द हेक्साडेसिमल कोड्स 429 एंड 1A3। ये हेक्साडेसिमल कोड्स उसने दिए हैं हमें और कहते हैं कन्वर्ट दीज टू हेक्साडेसिमल कोड्स टू 12 बिट बाइनरी नंबर्स। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना है तो हम रिपीटेडली इस काम को कर चुके हैं जी। वो 1 2 4 8 का टेबल इस्तेमाल करेंगे और पहले हम 4 2 और 9 को कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 के लिए सिर्फ ये चाहिए होगा 1 बिट, 2 के लिए ये 1 बिट चाहिए होगा, बाकी जीरोस होंगे। 9 के लिए हमें 8 और 1 चाहिए होगा, बाकी सब जीरोस होंगे जी। तो 4 2 9 इसी ऑर्डर में जवाब लिखूंगा, 4 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और 9 की वैल्यू जी, ऐसे करके। इसी तरह 1A3 को भी कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1A3 के लिए भी ये टेबल बनाएंगे। ये 1 2 4 8 का टेबल 1A और 3 ऐसे आएगा बच्चों। 1 के लिए इसको 1 रखेंगे, बाकी तीनों हमारे पास ऐसे करके जीरोस हो जाएंगे। A के लिए हमारे पास 8 एंड 2 ये 10 बनाएगा क्योंकि A इज 10, बाकी दोनों जीरोस होंगे। 3 के लिए ये दो 1s होंगे, बाकी दोनों जीरोस होंगे। तो एट द एंड हमारा जवाब फॉर 1 इज 0001, for A is 1010 and for 3 is 0011, ऐसे करके ये हमारा आंसर बनेगा। इसी तरह डी पार्ट में अगर देखें तो देखो पहला सवाल फिर से कन्वर्जन का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कहते टू बाइनरी नंबर्स दैट आर स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स आर, ऐसे उसने आपको बाइनरी नंबर्स दिए हैं। कहते कन्वर्ट द बाइनरी नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है, उसके लिए आपको पहला नंबर जो दिया है इट इज 1000 1010 एंड 0001। और हमें पता है कि जब भी हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना होता है बच्चों तो हम ऐसे 4 बिट्स के ग्रुप्स बना लेते हैं जी। ये 4 बिट्स के ग्रुप्स बनेंगे और इधर से कॉरेस्पॉन्डिंग जवाब आएंगे मेरे पास। इसको 1 2 4 8 अलग से, इसको 1 2 4 8 अलग से और इसको 1 2 4 8 अलग से। यहाँ से I'll get 8, यहाँ से 8 + 2 is 10,
यहाँ से 1, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर 10 इज A, तो इसको हम 8A1 ऐसे करके लिखेंगे जी। इसी तरह फॉर द सेकंड वैल्यू नंबर्स में दोबारा से लिखूंगा, मेरे पास दे आर 011, फिर 0000, फिर हमारे पास है जी 1011। तो इसको भी हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड से शुरू करके 4 बिट्स के हम ग्रुप्स बनाएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग जवाब लिखते जाएंगे जी। इधर से मेरे पास 1 2 4 8 करके ऐसे ये भी 1 2 4 8 और ये भी 1 2 4 8 करके आएगा। यहाँ से 4 + 2 + 1 इज 7, ये 0 आएगा, ये 8 + 2 इज 10 + 1 इज 11, यानी जो फाइनल आंसर बनेगा वो 7 0 और 11 के लिए हम B इस्तेमाल करते हैं, तो ये 7 0 B इज द फाइनल आंसर बच्चों इस केस के अंदर। तो ऐसे आपने वो 4 के ग्रुप बना के हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लेना है जी इनटू, सॉरी बाइनरी को कन्वर्ट कर लेना है इनटू हेक्साडेसिमल्स। अगर आगे इस सवाल में हम चलें तो ई पार्ट में कहता है the hexadecimal code for each toy is stored in a barcode that is displayed on each toy. Each time a customer buys a toy, the barcode is scanned and the amount of stock stored in the database for that toy is reduced by 1. बिल्कुल ठीक है। कहता है an item of hardware is used in this system to receive the hexadecimal code from the barcode scanner and find it in database. The item of hardware is built into a single chip. एक सिंगल चिप में उसको बिल्ड किया गया। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द आइटम ऑफ द हार्डवेयर बच्चों। ये हार्डवेयर क्या करेगा कि बारकोड को अंडरस्टैंड करके उसको डाटाबेस में ढूंढेगा और ये एक चिप के ऊपर आपके पास इंटीग्रेटेड होता है। तो दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर सारी की सारी प्रोसेसिंग करते हैं, इंस्टॉल्ड एज एन आईसी इंटीग्रेटेड चिप। सेकेंड पार्ट कहता है tick one box to show whether a barcode scanner is type of input, output और processing device। एक स्कैनर है बच्चों, स्कैनर ने इंफॉर्मेशन रीड करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी है, तो हमारे पास वो कहते हैं बताइए ये इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग की है, तो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पास करेगा, तो ए इनपुट होगा जी। फिर थर्ड पार्ट में कहते हैं द बारकोड स्कैनर कंटेन्स अ सेंसर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंसर दैट द बारकोड स्कैनर कुड कंटेन। क्या करता है जी बारकोड, हमारे पास वो व्हाइट और ब्लैक लाइंस के ऊपर लाइट शाइन करता है और रिफ्लेक्टेड लाइट को कैप्चर करता है। तो लाइट को मेजर करने के लिए जो सेंसर इस्तेमाल होता है वो कौन सा सेंसर होता है हमारे पास? एक लाइट सेंसर होता है बच्चों। तो ये चीजें आपको डिस्क्रिप्शंस डेफिनेशंस ऑफ बारकोड आएंगी तो आपको पता होगा लाइट सेंसर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसी तरह कहते हैं कि a backup of the database is made at the end of each day using optical storage, यानी वही हमारे पास CDs, DVDs and Blu-rays। कहते हैं कि आपके पास describe how the database is written to the optical storage। डाटा इंफॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है हमारे पास जी, पिट्स और बम्प्स की या पिट्स और लैंड्स की सूरत में बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कुछ इसी तरह लिखेंगे कि a red laser is used to shine on the spinning discs, to shine on the spinning disc। मैंने आपको याद है बताया था ये डिस्क मूव करती है और इसके ऊपर वो लेजर शाइन होती है। तो हमारे पास जो डिस्क है वो मूव करेगी, रोटेट करेगी और उसके ऊपर लेजर शाइन की जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास द इंफॉर्मेशन हम बताएंगे स्टोर कैसे हो रही है। तो द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड on a spiral track, on a spiral track in form of pits and lands। और ये भी हमने साथ बात की थी कि where a pit represents, where a pit represents, pit नीचे होता है, खड्डे को कहते हैं, तो इसको हम जीरो कहेंगे। and a bump या land represents, ऐसे करके हमारे पास 1G। तो दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड हमारे पास
on a disk. इसी तरह जब इंफॉर्मेशन राइट करनी होती है तो ये रेड लेजर जो है इसको हम बोलते हैं कि द रेड लेजर इट बर्न्स, यानी ये बर्न करता है इंफॉर्मेशन को ऑन टू द डिस्क। तो हमारे पास हम बताएंगे कि द रेड लेजर इट बर्न्स पिट्स ऑन द स्पाइरल ट्रैक या ऑन द ट्रैक ऑफ द डिस्क। तो अगर इंफॉर्मेशन राइट भी करनी है तो उसके साथ हम ये पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि इंफॉर्मेशन इज रिटन टू द ऑप्टिकल स्टोरेज, तो हम लोग ये बर्निंग ऑफ द पिट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि ये पिट्स बन पाएंगे तभी आप इससे इंफॉर्मेशन रीड कर पाएंगे बच्चों। आगे मूव करें टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं टू बाइनरी नंबर्स आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, add the two binary numbers using binary addition, give your answer in binary and show all your working। हमारे पास सारी वर्किंग शो करके हमने बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है जी। 1 + 1 is 1 0, 1 कैरी आ जाएगा, this is 1, this is 1, this is 1, this is 1 + 1 is 1 0, again 0, इधर 1 कैरी, ये 1 + 1 + 1 is 1 1, तो ये भी 1 इधर 1 कैरी, ये 1 + 1 is 1 0, 0 इधर 1 कैरी एक दफा फिर से होगा बच्चों। इसी तरह ये 1 + 1 is 1 0, तो 0 इधर होगा और ये 1 जो है ये हमारे पास 9th बिट आ गया, which means के दिस इज द ओवरफ्लो बिट। और जो हमारे पास आंसर यहाँ से आएगा इट इज 0 0 1 0 1 1 1 0 जी, ऐसे करके दिस इज द कंप्लीट बच्चों हमारे पास आंसर आफ्टर बाइनरी एडिशन। क्योंकि ओवरफ्लो बिट जो है वो 9th बिट हो गया, वो इस सिस्टम से निकल गया। इस चीज को आपने याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने कि ये ओवरफ्लो है जी, तो इसका एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा आपको। कहते हैं कि अ लॉजिकल राइट शिफ्ट of 3 places is performed on the binary number। binary number उसने आपको दिया हुआ है, give the denary number for the binary number that would be stored after the logical shift of 3 places has occurred, show all your working। अच्छा, इसके लिए टू बेटर अंडरस्टैंड दिस हम लोग नोट्स में भी जब करते थे तो एक रजिस्टर सा बना लेते थे बाइनरी, और इसके अंदर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट वैल्यूज हैं, तो ये स्टोर होंगी ऐसे ऐसे करके जी रजिस्टर बनेगा, और इस पे हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होंगी वो ऐसे करके होंगी बच्चों। अब लॉजिकल शिफ्ट क्या कहता है कि जितनी प्लेसेस जिस डायरेक्शन में आपको बताई हैं हर एक बिट को उठा के मूव कर देना। लॉजिकल राइट शिफ्ट है तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और हर बिट को 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट हमने शिफ्ट करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 प्लेसेस, ये 1 जो है ये रजिस्टर से बाहर चला जाएगा। इसी तरह ये 0 भी 1, ये 2, ये 3 प्लेसेस उठकर इधर आ जाएगा। ये 1 जो है ये भी 1, ये 2, ये 3 प्लेसेस उठकर रजिस्टर से बाहर आ जाएगा। यानी ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी हमारे रजिस्टर से निकल जाएगी, और हम इसके बाद ये सारी जो बिट्स बची हैं ये राइट मोस्ट साइड पे आ जाएंगी। यानी जो रिजल्टेंट मेरे पास ऐसे करके वो बनेगा, एट द एंड नया रजिस्टर मेरे पास बनेगा टू रिप्रेजेंट दीज वैल्यूज, तो वो कुछ ऐसे बनेगा बच्चों। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, वो रजिस्टर हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा कि अगर राइट साइड से तीनों प्लेसेस पे हम शिफ्टिंग कर दें और वो वैल्यूज निकाल दें तो ऐसे हमारे पास आंसर आएगा जी। अब एट द एंड हम लोगों ने क्या करना है, डिस्प्ले करना है हमारे पास वो एक्स्ट्रा बिट्स जो खाली खाने हैं उनको भी, तो ऐसे मेरे पास ये तीनों जीरोस बचेंगे। लेकिन आफ्टर दिस लॉजिकल राइट शिफ्ट हमें डेनरी वैल्यू भी निकालनी है, तो बाइनरी हमारे पास आ गया। डेनरी कन्वर्ट करने के लिए 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन आगे हम लिखेंगे। यहाँ से वी विल गेट 16 into 1, शो ऑल योर वर्किंग उसने कहा है जी। 8 into 1, फिर यहाँ से हमारे पास 4 into 1 होगा बच्चों, और यहाँ से हमारे पास 2 into 1 होगा। इधर से we'll get 16 plus 8 plus 4 plus 2, 16 plus 4 is 20, 8 plus 2 is 10। तो यहाँ से जो जवाब हमारे पास आएगा डेनरी में it is 30 जी। तो ये आफ्टर 3 लॉजिकल राइट शिफ्ट्स हमारे पास आंसर आया डेनरी के अंदर 30 बच्चों। तो दिस इज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 में पूछता है
कहता है अ प्रोग्रामर यूजेस असेंबली लैंग्वेज टू क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर अ कॉफी मशीन, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का क्या मतलब है जी आपके पास? हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज है तो हम बताएंगे इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज होने की खासियत क्या है इसकी कि ये आप सीपीयू से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डिवाइसेस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे सो इट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंपोनेंट्स। ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन क्या सीपीयू डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड करेगा? नहीं, क्योंकि सीपीयू सिर्फ वंस और जीरोस पे काम करता है। ठीक है, तो वो वंस एंड जीरोस जब सीपीयू को नजर आएंगे, सीपीयू सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करेगा, तो इसको चेंज या ट्रांसलेट भी हमें करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपको याद हो, एक पेपर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास निमोनिक्स जो हैं वो यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। जैसे वो आपको एग्जांपल मैंने दिखाई थी LDD LDI करके, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखते हैं कि इट यूजेस निमोनिक्स। ये M जो है बच्चों आपके पास याद रखिएगा साइलेंट होता है। ऐसे हमारे पास दीज आर द स्पेलिंग्स ऑफ निमोनिक्स। ठीक है, इट यूजेस निमोनिक्स टू राइट इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करके। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स बच्चों। और इसी तरह असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को हमें मशीन कोड में भी ट्रांसलेट करना होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं फॉर द सीपीयू टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड। फिर बी पार्ट में कहता है आइडेंटिफाई द ट्रांसलेटर नीडेड फॉर द असेंबली लैंग्वेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो ट्रांसलेटर चाहिए होगा वो हमें एक असेंबलर चाहिए होगा। इसी तरह अगर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना है तो वी विल नीड अ कंपाइलर या एक इंटरप्रेटर, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज है तो इसके लिए असेंबलर काम करेगा जी। सी पार्ट कहते हैं टिक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। इट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, बिल्कुल भी नहीं, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। इट इज मेमोरी एफिशिएंट, बिल्कुल हम कह सकते हैं। इजी टू डीबग, जब इसको आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते तो इजी टू डीबग कैसे हुई? मशीन इंडिपेंडेंट, नहीं, ये मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है पोर्टेबल सॉरी। और पोर्टेबल जो है वो सिर्फ आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस डिफाइंड है जी। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है मेमोरी एफिशिएंट, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है पहले पूरी कन्वर्ट होती है, फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, फिर रिस्पॉन्स कन्वर्ट होता है बैक इनटू हाई लेवल। तो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मेमोरी एफिशिएंट होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे अगर चले टू क्वेश्चन 4G, कहता है अ कंप्यूटर विद अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हैज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम CPU that performs fetch, decode, execute cycles. Complete and annotate the diagram to show how instructions are decoded and executed. उसने डायग्राम आपको दी हुई है और आपने क्या करना है कि डायग्राम को एनोटेट करके कंप्लीट करके दिखाना है कि आपके पास कैसे इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिकोड और एग्जीक्यूट होती हैं। फेच करने की इसने आपसे बात ही नहीं की। फेच करने की बात करता तो हम डिस्कस करते जी पीसी, MAR, MDR, उन सब रजिस्टर्स को, और हम बताते कि जी हमारे पास इधर से इंफॉर्मेशन जाती है। लेकिन इंफॉर्मेशन जिसको डिकोड होना होता है वो आपको याद हो बच्चों, तो वो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आती है जी। और इसी तरह अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है अपने सारे के सारे आंसर्स वो स्टोर करता है इन अ कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं हमारे पास एक्यूमुलेटर। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर ये CIR मौजूद होता है, और इसी तरह ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास एक्यूमुलेटर मौजूद होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास हम बताएंगे कि कंट्रोल यूनिट ने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भेजनी होती हैं टू ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, और आपके पास अगर कोई मैथमेटिकल चीजें हैं तो वो ALU ने सॉल्व करनी होती। तो हम ऐसे लिखेंगे कि कंट्रोल यूनिट जो है ये डिकोड करता है, कंट्रोल यूनिट डिकोड्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, इसी तरह सेकंड पे हम बोलेंगे कि हमारे पास ऐसे दीज इंस्ट्रक्शंस
ऐसे नंबर 2 instructions are sent to ये ALU हमारे पास, और ALU क्या करेगा कि ALU हम लिखेंगे थर्ड पे कि ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अगर आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं तो उनको सॉल्व करेगा, सॉल्व्स द इंस्ट्रक्शन, या हम कहते हैं कि हमारे पास वो लॉजिकल डिसीजन जो है वो बताएगा जी। तो इनमें से कोई एक काम करेगा। इसी तरह आपके पास वो जो लॉजिकल डिसीजन या आपके पास इंस्ट्रक्शन होगी वो हम बोलते हैं इज स्टोर्ड इन, रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बच्चों, ऐसे करके। एंड आखिर में नंबर 4 पे हमारे पास हम बताते हैं जी वो रिजल्ट्स आर रिटर्न। तो वो जो कहानी हम लोगों ने नोट्स में अगेन थ्योरी के तौर पे हम जो कहानी करते हैं उसी को जब आप लोग ऐसे 1 2 3 4 करके एनोटेट करके लिख देते हैं तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम बन जाता है। इसमें कुछ फैंसी, कोई आपको ड्राइंग्स बहुत फैंसी, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रोसेस समझाना होता है। यानी आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो उसको आपको थ्रू डायग्राम्स ऐसे रफली समझाना आना चाहिए बच्चों। ठीक है जी। तो आपके पास एक्यूमुलेटर के अंदर वो ALU के अंदर एक्यूमुलेटर होता है और इसी तरह कंट्रोल यूनिट के पास करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। ये हम पीछे एक पेपर करके भी आ चुके हैं कि कंट्रोल यूनिट के पास कौन सा रजिस्टर एग्जिस्ट करता है। इट इज करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बस अगर पूछें तो वो कंट्रोल बस होती है। हाँ, इफ यू वांट तो ये सेंड टू ALU के साथ आप लिख सकते हैं थ्रू द कंट्रोल बस। ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं कि द CPU इज अ डुअल कोर, यानी आपके पास 2 कोर्स इस्तेमाल हो रही हैं, एंड हैज अ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज। दिस इज द क्लॉक स्पीड। कहते हैं कि आपके पास डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय अ कोर। एक कोर क्या होता था जी? हमने लिखा था कि अ कोर इज अ कॉम्बिनेशन, a core is a combination of a control unit, एक arithmetic logic unit, comma registers and buses। ये हमारे पास एक कोर होती है that is designed to carry out tasks, या हमारे पास हम कहते हैं कि that is designed to perform operations। तो that is designed to carry out या execute इंस्ट्रक्शंस। ये बच्चों हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी थी जी ऑफ कोर्स। और आपको याद होगा कोर्स हम इस्तेमाल करते थे जब हम एनहांस करने की बात करते थे परफॉर्मेंस ऑफ अ CPU। ठीक है जी। कहते हैं एक्सप्लेन टू वेज द परफॉर्मेंस ऑफ द CPU कुड बी इंक्रीज्ड। हमारे पास 4 मेथड्स थे परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के। एक क्लॉक स्पीड के थ्रू, दूसरा हमारे पास हम कहते थे कैश मेमोरी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, तीसरा नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाई जाए, और चौथा हमारे पास बस विड्थ बढ़ाई जाए। ये जो बस विड्थ है ये सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी पे होगा। 2 पूछ रहा है आपसे तो इन तीनों में से हम कोई 2 बताएंगे। क्लॉक स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? हम बोलेंगे कि क्लॉक स्पीड ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड, सो मोर फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स आर कैरीड आउट इन अ सेकेंड। तो ये हम पहला लिखेंगे परफॉर्मेंस एनहांस्ड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्लॉक स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड सो मोर fetch decode execute cycles, FDE cycles कहते हैं इनको, can be carried out in a second। ये पहला फैक्टर और उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई बच्चों 2 मार्क्स के लिए। इसी तरह दूसरा फैक्टर हमारे पास हम कहते हैं कि कैश मेमोरी could be used to store frequently used data for the CPU
to access directly and save time जी. This is बच्चों the second factor. थर्ड फैक्टर मोर कोर्स. तो जब मोर कोर्स होंगी, हर कोर इंडिपेंडेंटली आपके पास ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकती है ड्यू टू मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, रजिस्टर्स एंड बसेस. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं टू क्वेश्चन नंबर 5 जी. क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास ए पार्ट में कहता है एन इंटरप्ट इज सेंट टू द सीपीयू एवरी टाइम अ बटन ऑन द माउस इज क्लिक्ड. माउस से एक बटन क्लिक हो रहा है. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट. टाइप ऑफ इंटरप्ट बच्चों हम कहते थे इंटरप्ट इज अ सिग्नल जनरेटेड बाय अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर. माउस मुझे बताइए एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है. दिस इज अ हार्डवेयर डिवाइस. तो नेम ऑफ द टाइप ऑफ इंटरप्ट क्या है? दिस इज अ हार्डवेयर इंटरप्ट जी. अगर कोई प्रोग्राम चलना बंद हो जाता, क्रैश कर जाता, तो दैट वुड बी अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बच्चों. तो इसमें से आप लोगों ने देखना है, खुद डिसाइड करना है कि अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस दिखाई गई है, स्टोरेज डिवाइस दिखाई गई है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट है. अगर आपके पास कोई प्रोग्राम की बात कर रहा होगा तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा जी. इसी तरह आगे कहता है कि एक्सप्लेन द इंटरप्ट इज प्लेस्ड इन अ क्यू, यानी इंटरप्ट को एक लाइन में लगा दिया जाता है. एक्सप्लेन हाउ इंटरप्ट इज सर्विस्ड आफ्टर इट इज प्लेस्ड इन द क्यू. तो अगर आपको याद हो, हम कहते थे कि हमारे पास इंटरप्ट वाज अ सिग्नल जनरेटेड बाय either a software or a hardware to get the attention of the microprocessor. और उसी के बाद हम सारी की सारी कहानी करते थे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है इट स्टॉप्स द करंट एग्जीक्यूशन एंड चेक्स द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट. तो हम यहाँ से ही बात को शुरू करेंगे क्योंकि सर्विसिंग की सिर्फ बात कर रहे हैं. तो हम लिखेंगे कि वो जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट इज चेक्ड. ठीक है बच्चों, अगर उसकी प्रायोरिटी हाई होगी तो हमारे पास सारे के सारे काम रोके जाएंगे और उस इंटरप्ट को सर्विस किया जाएगा. अगर हमारे पास प्रायोरिटी हाई नहीं होगी तो सीपीयू क्या करेगा? उस काम को रोक कर बाकी काम शुरू कर देगा. ठीक है जी. तो हम लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद कि इफ द इंटरप्ट प्रायोरिटी इज हाई, दिस इज द सेकंड पॉइंट जिस पे सेकंड मार्क मिलेगा मुझे. इफ द इंटरप्ट priority is high, comma, it is fetched right away. इस पे थर्ड मार्क मिलेगा कि उसको सर्विस भी किया जाएगा. It is fetched right away and serviced. और इसी तरह फोर्थ मार्क के लिए हम लिखेंगे कि if the interrupt priority is low, तो the CPU continues या carries on with its current processes. फिर इंटरप्ट को बाद के लिए स्टोर कर दिया जाएगा और उसको सर्विस नहीं किया जाएगा बच्चों. ये वो कहानियां थी जो हम इंटरप्ट्स के साथ पढ़ते थे. ठीक है जी. सी पार्ट इस क्वेश्चन में कहते हैं द माउस इज कनेक्टेड यूजिंग अ यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्शन. एक्सप्लेन हाउ डाटा इज सेंट यूजिंग अ यूएसबी कनेक्शन. यूएसबी कनेक्शन यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्शन है जी. ट्रांसमिशन कैसे होती है? सीरियल, नाम ही इसके नाम में ही सीरियल है, तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे डाटा इज सेंट वन बिट एट अ टाइम यूजिंग अ, वन बिट एट अ टाइम का एक मार्क और यूजिंग अ सिंगल वायर का दूसरा मार्क बचो. और इसी तरह इसके अपने अंदर कंप्यूटर सीपीयू जो हमारे पास यूएसबी है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी? वो इंफॉर्मेशन जो है आपके पास स्टोर पैरेलली होगी, लेकिन जब ट्रांसमिशन सीरियली हो रही है, माउस सीरियली कनेक्टेड है, तो हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन में सिंगल वायर और सिंगल बिट ट्रांसमिशन होगी जी. ठीक है. इसी तरह कहते हैं गिव टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग यूएसबी कनेक्शंस
तो एक तो हम बोलते थे कि हमारे पास USB कनेक्शंस आर बैकवर्ड्स कंपैटिबल, जिसका मतलब है कि न्यूअर USB स्टैंडर्ड्स जो हैं दे कैन वर्क विद USB स्टैंडर्ड्स कैन वर्क विद ओल्डर डिवाइसेस, इसीलिए इनको हम बैकवर्ड्स कंपैटिबल कहते हैं। इसी तरह USB डिवाइसेस आर प्लग एंड प्ले, ये भी हमने पॉइंट लिखा था कि प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती है, प्लग एंड प्ले लिखते हैं इसको, जिसका मतलब है which means that the device is automatically recognized, and the drivers जिन्होंने उस डिवाइस को रन करना है वो लोड हो जाते हैं जी ऑटोमेटिकली। इसी तरह यूनिवर्सल सीरियल बस है, सीरियल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करती है, तो हम कहते हैं कि जो डाटा है वो उसके अंदर स्क्यूनेस नहीं होती। इसी तरह सीरियल ट्रांसमिशन है तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास ठीक होती है। यूएसबी के फायदे अगर याद करें तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है, कनेक्टर कनेक्ट्स ओनली वन वे, तो कोई इनकरेक्ट कनेक्शंस नहीं होते। तो ये हमने सारे बेनिफिट्स लिस्ट आउट किए हुए थे इसके। इसी तरह वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ यूएसबी कनेक्शन, तो एक ड्रॉबैक बच्चों हमने लिखा था वो क्या होगा कि केबल लेंथ जो होती है हमारे पास, अगर एक माउस केबल के साथ कनेक्टेड है तो केबल की जो लेंथ इटसेल्फ है इट इज लिमिटेड। तो इस वजह से जो आपका माउस है उसमें मोबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, यानी आप बहुत दूर तक एज कंपेयर टू अ वायरलेस माउस उसको नहीं इधर उधर मूव कर सकते जी। तो केबल लेंथ जो थी वो इशू हो सकती है। इसी तरह बहुत ओल्डर मॉडल जो होते हैं दैट मे नॉट बी सपोर्टेड। इसी तरह अगर आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन वन बिट एट अ टाइम इस्तेमाल हो रही है तो वो स्लोअर ट्रांसमिशन भी है रादर देन पैरेलल, जो कि मल्टीपल बिट्स ओवर मल्टीपल वायर्स भेजता था जी। अब क्वेश्चन 6 की तरफ अगर हम आए, क्वेश्चन 6 में कहता है जी कि एन ऑनलाइन क्लोथिंग कंपनी हैज अ होम पेज एट the uniform resource located www.cieclose.com/index.html. कहते हैं write down the three different parts of the URL shown by the labels ABC। तो एक URL के तीन पार्ट्स होते हैं बच्चों। ये जो A होता है HTTPS, दिस इज द प्रोटोकॉल यूज्ड या प्रोटोकॉल नेम हमारे पास जो कि एक URL के अंदर होता है। इसी तरह उसके बाद दिस कंप्लीट बी पार्ट, हमें अगर याद हो तो इसका हमने नाम रखा था दैट वाज द डोमेन नेम, यानी दिस इज द एक्चुअल वेबसाइट जिसको आप विजिट कर रहे हैं। एंड ये जो स्लैश, आखिरी स्लैश के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है, दिस वाज द फाइल नेम जो कि हमने एक्सेस किया हुआ है। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं ऑफ अ यूआरएल, और इन तीनों के आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मार्क्स मिलेंगे जी। इसी तरह यूआरएल की अगर डिस्क्रिप्शन पूछे तो यूआरएल क्या होता था, एक टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस होता था टू अ वेबसाइट। और इसी तरह हमारे पास आईपी एड्रेस जो था वो इसी के लिए एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता था टू अ वेबसाइट, जो कि इंटरनेट पे लोकेशन जानने के लिए भी इस्तेमाल होता। बी पार्ट कहता है कि the web pages are stored on a web server. A proxy server is used to stop distributed denial of service attack. DDoS attack, distributed denial of service attack क्या होता था बच्चों, कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दी जाती थी, और उन रिक्वेस्ट से डील करने के लिए सर्वर के पास इतना टाइम या इतने रिसोर्सेस नहीं होते थे, तो सर्वर अल्टीमेटली क्रैश कर जाता था। कहते हैं डिस्क्राइब हाउ प्रॉक्सी सर्वर कैन स्टॉप डीडॉस अटैक रीचिंग द वेब सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, हम लिखेंगे प्रॉक्सी सर्वर मॉनिटर्स एंड लॉग्स ऑल द इनकमिंग, सिंपली जो डिस्क्रिप्शन हम लिखते आए हैं, एंड आउटगोइंग ट्रैफिक अगेंस्ट अ सर्टेन क्राइटेरिया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आउटगोइंग ट्रैफिक फुल स्टॉप, इट कंपेयर्स द ट्रैफिक, it compares the traffic against a criteria and blocks
the information that does not meet the criteria। अब वो क्राइटेरिया क्या होगा कि बार बार कोई आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट भेज रहा है रिपीटेडली, तो उसको ये प्रॉक्सी सर्वर जो है ब्लॉक कर देगा। इसी तरह इट कीप्स a list of all the blocked IP addresses for future references। और हम एक और पॉइंट इसके साथ लिखेंगे कि since हमारे पास the proxy server sits between the network and the device, तो आपके पास all the information या हमारे पास वो जो अटैक्स होते हैं they pass through the proxy server बच्चों। तो अगर कोई अटैक लॉन्च होता है तो उसको प्रॉक्सी सर्वर वहीं पे लिमिट कर देगा, और अगर कोई लेजिट रिक्वेस्ट होती है तो उसको प्रॉक्सी सर्वर आगे फॉरवर्ड कर देता है टू द वेब सर्वर। तो ये प्रॉक्सी सर्वर यूजर के पर्सपेक्टिव से भी और सर्वर के पर्सपेक्टिव से भी, दोनों पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास। तो जब सारी रिक्वेस्ट नहीं जाएंगी डायरेक्ट सर्वर को, प्रॉक्सी सर्वर के पास पहले जाएंगी, तो वो उनको फिल्टर आउट करता जाएगा, और फिर वो ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो कंप्यूटर को पहुंचेंगी ही नहीं, तो कंप्यूटर को डीडॉस डिनायल ऑफ सर्विस में जाएगा ही नहीं वो सिस्टम। नाउ सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कहता है जी, customers use the website to buy clothing from company, complete the table by missing terms and descriptions about retrieving and displaying web pages। वेब पेजेस रिट्रीव करने के लिए वेब ब्राउजर इस्तेमाल होता था, जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू वेब पेजेस रिटन इन HTML को एक्सेस करता था बच्चों। अच्छा, कहते हैं जी कि HTML क्या है? ये हमारे पास इट इज अ लैंग्वेज that is used to write या build वेबसाइट्स या वेब पेजेस बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं वेब पेजेस किस में रिटन होते हैं? HTML में। तो ये एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है टू राइट वेब पेजेस। तो यही इसकी डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह डोमेन नेम सर्वर क्या होता था जी? ये हमारे पास एक ऐसा सर्वर सिस्टम, सर्विस सिस्टम भी इसको हम कहते थे। ये हमारे पास इट इज अ कंप्यूटर या इट इज अ सिस्टम या इट इज अ डिवाइस that stores URLs and corresponding IP addresses। बस जी। तो जब कोई यूजर जो है URL इसको भेजता था, वो इसको मैचिंग IP एड्रेस भेजता था। तो हम कह सकते हैं कि इट रिटर्न्स द मैचिंग IP एड्रेस it returns the corresponding या matching IP address of a URL। तो फिर यूजर उस URL पे रिक्वेस्ट भेज सकता था। जिस तरह मई जून 2025 के एग्जाम में आपको उसने डायग्रामेटिकली बोला था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांगा। फिर it is a numerical address used to locate that computer web server। तो URL was the text address, numerical address हमारे पास कौन सा होता है लोकेशन जानने के लिए? दिस इज द IP एड्रेस बच्चों, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। फिर इट इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा सेंट एंड रिसीव फ्रॉम अ वेब सर्वर। तो सिक्योर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं हम? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसको HTTPS कहते हैं। ठीक है जी। इट इज आखिरी कहते हैं इट इज अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेजेस। तो वेब पेजेस दिखाना, व्यू करना, रेंडर करना किसका काम होता है जी? हमारे एप्लीकेशन का, जिसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं, जो कि गूगल क्रोम भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का वो एज भी हो सकता है,
इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, एप्पल का सफारी भी हो सकता है। तो कोई भी आपके पास किसी भी कंपनी का वो वेब ब्राउजर हो सकता है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी ने उसका नाम क्या रखा हो। आगे अगर हम डी पार्ट पे मूव करें तो कहते हैं कि द क्लोथिंग कंपनी यूजेस कुकीज टू स्टोर डाटा। कुकीज बच्चों हमारे पास क्या होती थी, स्मॉल फाइल्स होती थी जो कि यूजर की प्रेफरेंसेस स्टोर करती थी, और दो टाइप्स की होती थी, सेशन कुकीज एंड परसिस्टेंट कुकीज। कहते हैं कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट कुकीज, यूज टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट, नॉट ऑल टर्म्स need to be used, you should only use a term once, यानी अब आपके पास टर्म्स रिपीट नहीं हो सकती। इस इन डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आपको आइडिया होता है कि चीजें रिपीट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। कहते हैं कि कुकीज आर स्टोर्ड एंड मैनेज्ड बाय द डैश। कुकीज कौन मैनेज कर रहा होता है, कौन स्टोर कर रहा होता है, जिस पे हम वेबसाइट्स देख रहे होते हैं, हमारा वेब ब्राउजर, वो सब कुकीज को अलाउ करता है टू बी स्टोर्ड। तो वेब ब्राउजर विल मैनेज ऑल द कुकीज। कहते हैं डैश कुकीज आर टेम्पररी कुकीज, टेम्पररी फाइल्स दैट आर क्रिएटेड व्हेन अ यूजर विजिट्स अ वेब पेज। तो टेम्पररी टाइप की कुकीज कौन सी होती थी जी, जो कि फॉर दैट स्पेसिफिक सेशन ही स्टोर होती थी, सेशन कुकीज। एंड डैश कुकीज आर परमानेंट फाइल्स, तो कौन सी कुकीज परमानेंट होती थी हमारे पास, जो परसिस्टेंट कुकीज होती थी वो हम बोलते थे परमानेंटली यूजर की हार्ड डिस्क ड्राइव में बच्चों स्टोर होती। तो इवन ये भी देखो, इसने पूरी डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं मांगी, बस मिसिंग वर्ड्स आपसे लिखवाए हैं जी। तो ऐसी चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता इफ यू प्रैक्टिस इनफ। फिर आगे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगेन ये हमारे पास एआई और रोबोटिक्स से रिलेटेड सवाल है। कहता है अ हाउस हैज अ स्मार्ट स्पीकर दैट कैन टेक वॉइस कमांड्स। वॉइस कमांड्स का मतलब है कि स्पीकर माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा है एज एन इनपुट डिवाइस, और इसी तरह अगर उसने आवाजें या हेयरिंग सुननी है तो आपके लिए एक साउंड सेंसर जो होता था उसको एकूस्टिक सेंसर कहते थे जी हम, एज इनपुट। कहते हैं अ पर्सन इन द हाउस कैन टेल द स्मार्ट स्पीकर टू प्ले म्यूजिक और ऑडियो बुक्स। कहते हैं द स्मार्ट स्पीकर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ रोबोट। स्पीकर जो है वो रोबोट के तौर पे डिस्क्राइब नहीं हो सकता। क्यों डिस्क्राइब नहीं हो सकता, क्योंकि रोबोट जो है वो 3 कंपोनेंट से डिस्क्राइब होता है कि उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर आपके पास मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और यू हैव उन्हीं मैकेनिकल कंपोनेंट्स की वजह से अ डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी वो रोबोट्स इधर उधर मूव कर सकते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द स्मार्ट स्पीकर इज नॉट अ रोबोट। तो स्मार्ट स्पीकर में इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स तो हो सकते हैं, और वो आपके पास यूजर से वॉइस कमांड को सेंस करके म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स टू मूव हियर एंड देयर नहीं होंगे, इसीलिए उसको रोबोट नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम लिखेंगे कि अ स्मार्ट स्पीकर कैन नॉट मूव अराउंड, ये पहला मार्क, एज इट डज नॉट हैव एनी मैकेनिकल पार्ट्स, ऐसे करके, सो इट कैन नॉट टेक एक्शंस। और वो एक्शंस कैसे होते हैं जी, कौन कैरी आउट कर रहा होता है डिवाइसेस के अंदर, सेंसर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर एक्चुएटर्स जो होते हैं, वो हमारे पास ये एक्शंस कैरी आउट कर रहे होते हैं बच्चों। तो दिस इज 7A जी। 7B कहता है आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस दैट अलाउज वॉइस कमांड्स टू बी यूज्ड एज इनपुट। कौन सी डिवाइस है जो वॉइस कमांड सुन सकती है जी, माइक्रोफोन इज द ओनली डिवाइस जो कि आवाज सुन सकती है। इसी तरह आगे पीछे हेयरिंग सेंस करनी हो तो उसके लिए हम सेंसर इस्तेमाल करते हैं, अकूस्टिक सेंसर जी। सी पार्ट कहता है द स्मार्ट स्पीकर हैज मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज का क्या मतलब है कि वो लर्न करेगा, वो रीजन करेगा, और वो अडेप्ट करेगा टू चेंजेस। लर्न करेगा फ्रॉम इट्स पास्ट मिस्टेक्स, रीजन करेगा थ्रू लॉजिकल डिसीजंस, और अडेप्ट करेगा यानी चेंज करेगा और फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो हम बताएंगे कि हमारे पास explain how smart speaker can use machine learning to improve the voice command input। तो हम लिखेंगे कि it stores all the voice commands
अब अगेन बच्चों ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनका आपके पास सेट पैटर्न नहीं होता, आप सिर्फ अलोंग दीज लाइंस बातें करेंगे, मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बातें करेंगे, जवाब आप अपनी मर्जी से किसी भी सिचुएशन सिनेरियो पे अप्लाई कर सकते हैं। इट स्टोर्स ऑल द वॉइस कमांड्स एंड इसके साथ साथ इट रिकग्नाइजेस डिफरेंट पैटर्न्स, यानी वो यूजर बात कर रहा है किस इमोशन के साथ बात कर रहा है, जब वो एक स्पेसिफिक गाना सुनता है तो किस इमोशन में सुनता है, जब कोई और गाना सुनता है तो किस इमोशन में सुनता है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स रिकग्नाइज करने का काम जो है वो मशीन लर्निंग सिस्टम का है। ठीक है जी। फिर द मशीन लर्निंग सिस्टम can also learn from its past experiences। अब इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे जी? सच एज द songs that are played at a specific time, या the specific time at which the songs are played, तो ये आपके पास लर्न करेगा फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी। इसी तरह फिर it can also reason and adapt to the changing behavior, या हमारे पास इसको हम कहेंगे इस एग्जाम्पल में म्यूजिक रिक्वेस्ट्स फ्रॉम द यूजर टू बेटर प्रेडिक्ट फ्यूचर चॉइसेस या फ्यूचर पिक्स ऑफ द यूजर। बच्चों तो यानी आपने इन 3 पॉइंट्स की लाइन में बात करनी होती है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करता है एआई सिस्टम, फिर अपने पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रिकग्नाइज पैटर्न्स के साथ वो रीजन करता है, और टू द फ्यूचर रेफरेंसेस वो अडेप्ट कर लेता है टू चेंजिंग वैल्यूज। ठीक है। कहते हैं द स्मार्ट स्पीकर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, एक्सप्लेन व्हाई द स्मार्ट स्पीकर इज एन एम्बेडेड सिस्टम। जी क्यों स्मार्ट स्पीकर जो है आपके पास एम्बेडेड सिस्टम होगा? क्योंकि इट परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क। वो सिंगल स्पेसिफिक टास्क क्या है कि उसने सिर्फ गाने चलाने हैं। इट परफॉर्म्स अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क एंड हैज अ माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म दीज टास्क्स and has a microprocessor to perform these tasks, full stop। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स बेसिकली इसने आपसे इनडायरेक्टली मांग ली कि स्मार्ट स्पीकर क्यों एक एम्बेडेड सिस्टम है, आप बताएंगे। तो आपने सिंपली बताने सिंगल स्पेसिफिक टास्क थ्रू माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। माइक्रो प्रोसेसर पे सेकंड मार्क है, सिंगल स्पेसिफिक टास्क पे पहला मार्क है। E part of this question कहता है कि the music and the audio books that are played by the smart speaker are stored in cloud storage, यानी away from the user। Give two advantages of storing the music and audio books in cloud storage। बच्चों क्लाउड में क्या होता था, यूजर से दूर रिमोट सर्वर्स में इंफॉर्मेशन जो थी वो स्टोर होती थी। तो इसका मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन को द स्पीकर द या द यूजर कैन एक्सेस information anywhere anytime through the internet। ये थ्रू द इंटरनेट ये लाजमी लिखना है, इंटरनेट नहीं होगा तो ये हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट हम बोलेंगे कि अगर स्पीकर के पास डेडिकेटेड स्टोरेज नहीं होगी, यूजर के पर्सपेक्टिव से हम बोलते थे तो यूजर को एक्स्ट्रा डिवाइस कैरी आउट नहीं करनी पड़ती थी। स्पीकर के साथ एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं है तो हमारे पास द स्पीकर जो है itself
will be smaller in size, तो वो portable ज़्यादा होगा. Speaker itself will be smaller in size as no extra storage device is required. ठीक है जी. इसी तरह the user can store almost unlimited number of songs, क्योंकि cloud storage almost unlimited space provide करती है. इसी तरह cloud storage ने maintenance, security, वो सब cloud storage को maintain करने का काम है. ठीक है. तो हमारे पास वो जो cloud storage के हमने advantages लिखे थे, वो इधर हमने speaker के perspective से बच्चों dish out कर देना. इसी तरह आगे मूव करें टू एफ पार्ट, तो कहते हैं कि द डाटा फॉर द म्यूजिक एंड ऑडियो बुक नीड्स टू बी चेक्ड आपके पास फॉर एरर्स आफ्टर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द क्लाउड. एक्सप्लेन हाउ एरर्स में अगर इन डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. अब ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है और कह रहे हैं कि आपके पास बताइए कि ट्रांसमिशन के दौरान क्या आपके पास एरर्स आ सकते हैं. देखो, जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आ रही है तो हमारे पास एक तो ये एरर हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू आ रही है तो इंफॉर्मेशन जो है वो गलती से आपके पास गेन हो जाए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, क्योंकि हमने याद होगा एरर्स के लिए स्टार्ट में हमने लिखा था कि नोट्स के अंदर के इंफॉर्मेशन जब इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करती है तो इट मे बी गेन्ड, इट मे बी लॉस्ट, आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाए या डिलीट हो जाए मेलिशियसली, एक्सीडेंटली, यानी कोई बंदा हैक करके भी कर सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है. ठीक है. तो हमारे पास हाउ एरर्स कैसे अगर होंगी हम बताएंगे कि डाटा में बी लॉस्ट और गेन्ड और करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. एक तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंफॉर्मेशन के करप्शन के, उसके करप्ट होने के. और इसी तरह आपके पास कभी कभी ऐसे भी होता है कि सिग्नल लॉस हो सकता है, तो उससे भी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है. पैरेलल ट्रांसमिशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो स्क्यूइंग ऑफ बिट्स हो सकती है. ठीक है. हम ये भी लिख सकते हैं कि स्क्यूइंग ऑफ बिट्स कैन अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. तो वो हमें दोबारा से इंफॉर्मेशन जो होगी वो भेजनी पड़ेगी. जैसे पैकेट स्विचिंग में हम बात करते थे कि जो पैकेट्स आर लॉस्ट तो वो वापस भेजे जाते हैं. तो ये हमारे पास एरर्स कैसे अगर होती हैं ये वो बच्चों हमसे पूछ रहे हैं. इसी तरह एरर डिटेक्शन टेक्निक्स क्या थी याद करो हमारे पास, वो ARQ, पैरिटी चेक, चेकसम्स, और हमारे पास एक और थी दैट वाज एको चेक. ये ट्रांसमिशन के लिए थी. इसी तरह डाटा एंट्री के लिए क्या थी हमारे पास जी, डबल एंट्री, यानी 2 दफा इंफॉर्मेशन एंटर करके देखें, फिर विजुअल या स्क्रीन चेक, और हमारे पास थर्ड था इट वाज चेक डिजिट जी. यहाँ पे कहते हैं गिव 2 एरर डिटेक्शन मेथड्स दैट कुड बी, अच्छा इसने पूछ लिया, दैट कुड बी यूज्ड फॉर एरर्स इन डाटा आफ्टर ट्रांसमिशन. तो आप 4 में से कोई 2 लिख लें, पैरिटी चेक लिख लें और चेक सम्स लिख लें, ऐसे करके. बाकी 2 ऑप्शंस जो हैं आपके पास ARQ, एको चेक, उन दोनों में से आप लिख सकते हैं. तो दिस बच्चों मार्क्स द एंड ऑफ द अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर. थैंक यू.